वैसे मेरा ख्याल था कि जो कोई भी आएगा वो हेलीकॉप्टर पर ही आएगा, लेकिन ये लोग ना सिर्फ इंतहाई खुफिया तरीके से आए हैं, बल्कि इन्होंने वाकई जहानत से काम लिया है कि पहले हमें बेहोश कर दिया। बहरहाल अब ये एक्शन ग्रुप वाला धड़ाका खत्म हो गया। अब कम से कम इस कैंप की हद तक हम महफूज हो चुके हैं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ओ, तो तुम इन लोगों के इंतजार में वक्त गुजार रहे थे, लेकिन अगर खतरा था तो हम कैबिन से बाहर भी छुप सकते थे। जूलिया ने कहा, बाहर भी दरख्तों पर आलात मौजूद हो सकते थे और हम बिखरे हुए होने की सूरत में खतरात से भी दो चार हो सकते थे। बहरहाल जोसेफ और जवाना, तुम दोनों जंगल में इस हेलीकॉप्टर को तलाश करो जिससे ये लोग आए हैं, और अब मैं सोजो को पहले होश में लाकर इससे हेडक्वार्टर के बारे में मजीद पूछगुछ करता हूँ। इमरान ने कहा और जमीन पर पड़े सोजो को उठाकर उसने एक दरख्त के तने के साथ खड़ा कर दिया, जबकि टाइगर ने आगे बढ़कर उसे रस्सी से बांध दिया। गैस के एंटी इंजेक्शन इन लोगों के थैलों में होंगे, वो तलाश करो, इमरान ने सफदर से कहा, और सफदर एक्शन ग्रुप के अफराद की लाशों की तरफ बढ़ गया जिनकी पुष्ट पर अभी भी थैले मौजूद थे। तनवीर, तुम टाइगर के साथ मिलकर इस डॉक्टर फ्रैंक को भी दरख्त से बांध दो, इमरान ने तनवीर से कहा, और तनवीर सर हिलाता हुआ डॉक्टर फ्रैंक की तरफ बढ़ गया। उसके साथ ही इमरान ने कैबिन के अंदर से सुजैन और मारून की लाशें भी बाहर उठा लाने के लिए कहा। चंद लम्हों बाद सोजो और डॉक्टर फ्रैंक दोनों को गैस के एंटी इंजेक्शन लगाकर होश में ले आया गया। ये क्या मतलब? ओ, ये लोग क्यों पड़े हैं और ये मुझे क्यों बांध रखा है तुम लोगों ने? डॉक्टर फ्रैंक ने होश में आते ही हैरत से चीखते हुए कहा, खामोश खड़े रहो वरना अभी दांत बाहर निकाल दूंगा। तनवीर ने, जो डॉक्टर फ्रैंक के करीब खड़ा था, इंतहाई सख्त लहजे में उससे मुखातिब होकर कहा, तो डॉक्टर फ्रैंक बेख्तियार सहम कर खामोश हो गया। सोजो, तुमने पहचान लिया होगा कि तुम्हारी मातम सुजैन की खोपड़ी 4 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है, और तुमने एक्शन ग्रुप के चीफ मारून की टूटी हुई गर्दन भी देख ली होगी, और लॉरेंस और जेफरले और उसके साथियों की लाशें भी देख ली होंगी। इसलिए अब जो कुछ मैं पूछूं उसका दुरुस्त जवाब चाहिए मुझे, वरना अगर इन लाशों में तुम्हारा इजाफा भी हो जाए तो हमें तो कोई फर्क न पड़ेगा, अलबत्ता तुम इस खूबसूरत जिंदगी से महरूम हो जाओगे। हाँ, अगर तुम दुरुस्त बता दो तो मेरा वादा कि तुम्हें जिंदा रखा जाएगा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम क्या पूछना चाहते हो? सोजो ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम्हारा हेडक्वार्टर जहाँ सारी मशीनरी नस्ब है वो कहाँ है, वहाँ कितने अफराद हैं, और बाकी कैबिन कहाँ कहाँ है और वहाँ कितने अफराद हैं? इमरान ने कहा। अगर मैं बता दूं तो क्या तुम वाकई मुझे रिहा कर दोगे? सोजो ने कहा। हाँ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, और सोजो ने वाकई पूरी तफसील बतानी शुरू कर दी। उसी लम्हे एक हेलीकॉप्टर की आवाज उन्हें अपने ऊपर सुनाई दी और वो सब चौंक कर इधर उधर हो गए, मगर इमरान की नजरें हेलीकॉप्टर की साइड से बाहर निकले हुए जोसेफ पर पड़ गई। जोसेफ और जवाना है, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, और वो सब मुतमईन हो गए। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर पहले हेलीकॉप्टर के करीब ही लैंड कर गया। जूलिया, तुम साथियों समेत इस हेलीकॉप्टर में जाओ और कैंप के तमाम कैबिन्स में जितने अफराद हों उन सबको खत्म करके यहाँ आओ। असला इन एक्शन ग्रुप वालों के थैलों से तुम्हें मिल जाएगा, सिर्फ टाइगर, जोसेफ और जवाना यहाँ रहेंगे, इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा, और वो सब सर हिलाते हुए एक्शन ग्रुप के अफराद की लाशों की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर दोबारा फिजा में बुलंद हुआ और फिर जंगल के ऊपर प्रवास करता हुआ उनकी नजरों से गायब हो गया। डॉक्टर फ्रैंक, तुम बहुत बड़े साइंसदान हो, मुझे ये तवक्को भी न थी कि तुम जैसा साइंसदान इस तरह कोई मुजरिम तंजीम बनाकर मुजरिमाना काम करेगा, इसलिए तुम तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जैसे लोग साइंस के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है, और मैं साइंस का तालिब इल्म होने की वजह से साइंस के चेहरे पर तुम जैसा गंदा धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में डॉक्टर फ्रैंक से कहा, और आगे बढ़कर उसने डॉक्टर फ्रैंक के सीने पर मशीन गन की नाल रखी और उसे दबा दिया। मत मारो मुझे, मत मारो, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो, मैं वाकई लालच में अंधा हो गया था, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा कोई जुर्म न करूंगा, डॉक्टर फ्रैंक ने मौत के खौफ से गिड़गिड़ाते हुए कहा। इससे क्या होगा, तुम्हारी ये लेबोरेटरियां तो यहाँ काम करती रहेंगी। हाँ, एक सूरत में सोजो की तरह तुम्हारी जान की भी बख्शी हो सकती है कि तुम मुझे इन लेबोरेटरियों की तफसीलात बताओ, पूरी तफसीलात, ताकि मैं वहां से दूसरे साइंसदानों को भी तुम्हारे साथ निकाल कर ले जाऊं। खाली लेबोरेटरियां जाहिर है कोई जुर्म नहीं कर सकेगी, इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा। मैं बताता हूँ, प्लीज मैं बताता हूँ, तुम बेशक पूरी लेबोरेटरियां उड़ा दो, बेशक वहां के सारे साइंसदानों को मार डालो, मगर मुझे मत मारना, मुझे जिंदा रहने दो, मैं बताता हूँ, डॉक्टर फ्रैंक ने कहा, और डॉक्टर फ्रैंक की खुदगर्जी और कमीनगी पर इमरान के होंठ भिज गए। बताओ, शुरू हो जाओ, अगर तुम्हारी जुबान रुकी तो ट्रिगर पर मेरी उंगली हरकत में आ जाएगी, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो डॉक्टर फ्रैंक ने पूरी रवानी से सारी तफसीलात बतानी शुरू कर दी। उसके बाद इमरान ने उससे सवालात शुरू कर दिए।
डॉक्टर फ्रैंक सवालों के जवाब देता रहा। ओके, लेबोरेटरी में मौजूद बकौल तुम्हारे 150 साइंसदानों और 800 के करीब दूसरे अमले के अफराद को बचाया जा सकता है, या तुम्हें? बोलो क्या चाहते हो तुम? इमरान ने कहा। मुझे मुझे बचा लो, तुम मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर फ्रैंक ने फौरन ही कहा। तुम जैसे खुदगर्ज और कमीने आदमी की खातिर 1000 अफराद को कैसे कुर्बान किया जा सकता है डॉक्टर फ्रैंक, इसलिए तुम्हें रुखसत हो जाओ, इमरान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया। डॉक्टर फ्रैंक के हलक से खौफनाक अंदाज में चीख निकली और उसका दरख्त से बंधा हुआ जिस्म बुरी तरह पड़कने लगा और इमरान होंठ पीछे पीछे हट गया। उसके चेहरे से जर्रा बराबर भी महसूस न हो रहा था कि उसने किसी बड़े साइंसदान को हलाक किया है, बल्कि उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उसने किसी पागल कुत्ते को गोली मार दी हो। इंतहाई कमीनगी और खुदगर्जी की, हालांकि इल्म इंसान हासिल इसलिए करता है ताकि इन मगरू जज्बात को कंट्रोल कर सके, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर अपने साथियों की तरफ मुड़ गया जो खामोश खड़े हुए थे। पीटर अपने मखसूस दफ्तर में बैठा एक फाइल को सामने रखे पढ़ने में मसरूफ था कि मेज पर रखे हुए इंटरकॉम की मुतरन्नम घंटी बज उठी। पीटर ने चौंक कर सर उठाया और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, पीटर ने सख्त लहजे में कहा, मॉर्गन कैंप से सोजो साहब आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। सोजो, ओ अच्छा ठीक है, वो मादाम सुजैन का कोई खास पैगाम ले आया होगा, भेज दो उसे, पीटर ने चौंक कर कहा और रिसीवर क्रेडल पर रखकर उसने फाइल बंद की और उसे मेज की दराज में रख दिया। सुजैन ने लाजमन उस पाकिस्तानी ग्रुप का खात्मा करने की खुशखबरी भेजी होगी और उसने अपने कैंप के इंचार्ज सोजो को इसलिए भेजा होगा ताकि वो मुझे पूरी तफसील से सब कुछ बता सके, पीटर ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और दूसरे लम्हे सोजो अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। उसने पीटर को सलाम किया। आओ सोजो, बैठो, लगता है तवील सफर की वजह से खासे थक गए हो, पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा। यस बॉस, सोजो ने कहा और मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, अब बताओ सुजैन ने क्या खुशखबरी भेजी है, पीटर ने खुशगवार लहजे में कहा। खुशखबरी, सोजो ने चौंक कर पूछा। उसके लहजे में हैरत थी। जाहिर है खुशखबरी ही भेजी होगी, और उसकी तरफ से क्या आना है? क्या वो पाकिस्तानी ग्रुप खत्म हो गया? कैसे खत्म हुआ? खूब शिकार खेला होगा सुजैन ने उनका, पीटर ने हंसते हुए कहा। बॉस, मादाम सुजैन हलाक हो चुकी हैं, सोजो ने धीमे लहजे में कहा। तो पीटर की आंखें इस कदर तेजी से फैली कि उसके कोने तकरीबन कोनों से जा लगे। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो या पागल हो गए हो? यकलक पीटर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ बॉस, न सिर्फ मादाम सुजैन बल्कि पूरा कैंप तबाह हो गया है। सारी लेबोरेटरियां तबाह हो चुकी है, सब कुछ ही खत्म हो गया है, सोजो ने होठ चबाते हुए जवाब दिया। ओ, क्या कह रहे हो? आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? बोलो, जल्दी बको, क्या हुआ है? पीटर की हालत वाकई खराब होती जा रही थी। बॉस, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि अगर आप चाहें तो इस तबाही के जिम्मेदार अफराद से फौरी तौर पर इबरतनाक इंतकाम ले सकते हैं, सोजो ने जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब? पूरी तरह खुलकर बताओ, पीटर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। पहले सारी तबाही की तफसीलात सुन ले ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वहाँ क्या हुआ और हमने किस तरह जद्दोजहद की मगर हम अपने अंजाम से न बच सके, सोजो ने कहा। और उसके बाद उसने शुरू से लेकर आखिर डॉक्टर फ्रैंक के कत्ल तक पूरी तफसीलात बता दी। इस दौरान वो एक बार नीचे इस तरह झुका था जैसे पिंडली पर होने वाली खारिश को हाथ से दूर कर रहा हो। ओ वेरी बैड, इंतहाई खतरनाक तरीन लोग हैं ये, मगर लेबोरेटरियां तो बच गई होगी, पीटर ने होठ चबाते हुए कहा। जी नहीं, उस इमरान और उसके साथियों ने डॉक्टर फ्रैंक से पूरी तफसीलात हासिल कर ली थी। फिर कैंप में मौजूद हर आदमी को खत्म करने के बाद ये लोग लेबोरेटरियों में पहुंच गए। उन्होंने वहां से सारे साइंसदानों और दूसरे अमले को लेबोरेटरियों से बाहर निकाला और उसके बाद लेबोरेटरियों में डायनामाइट फिट करके उन्होंने सारी लेबोरेटरियां उड़ा दी। लेबोरेटरियों के जिन लोगों ने मजामत करने की कोशिश की उनका बेदरी खात्मा कर दिया गया। फिर बाकी अफराद को उन्होंने एक मकामी गांव तक पहुंचा दिया ताकि वो अपनी मर्जी से जहां चाहे जा सकते हैं, और मुझे साथ लेकर वो हेलीकॉप्टर के जरिए प्रवास करते हुए यहाँ पहुंच गए। उन्होंने मुझे एक कोठी में बंद कर दिया। वो असले वगैरह का इंतजाम करने निकल गए। उनका कहना था कि वो पहले असला वगैरह का इंतजाम कर ले ताकि टेक्सॉट के हेडक्वार्टर को भी मॉर्गन कैंप और लेबोरेटरियों की तरह तबाह किया जा सके, लेकिन मैं वहां से निकलने और यहाँ पहुंचने में कामयाब हो गया हूँ, सोजो ने कहा। ओ वेरी गुड, कहाँ ठहरे हुए हैं ये लोग? पीटर ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। ग्रीन टाउन की कोठी नंबर 12 में बॉस, सोजो ने जवाब देते हुए कहा। उनके हुलिये वगैरह बताओ, पूरी तफसीलात, पीटर ने तेज लहजे में पूछा और सोजो ने हुलिये बताने शुरू कर दिए। ठीक है, बेहद शुक्रिया सोजो, तुमने इंतहाई अहम मालूमात मुहैया की है। अब चाहे ये पाताल में क्यों ना घुस जाए,
मैं इन्हें ढूंढ लूंगा और फिर इनसे ऐसा भरपूर इंतकाम लूंगा कि इनको अपने हश्र का तस्वुर भी न होगा। मगर तुम शिकस्त खा चुके हो, इसलिए अब तुम भी जिंदा नहीं रह सकते। मैं अपनी तंजीम में किसी ऐसे आदमी का वजूद एक लम्हे के लिए भी गवारा नहीं कर सकता जो शिकस्त खा चुका हो, पीटर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, और मेज की दराज से उसने बर्क रफ्तारी से पिस्तौल निकाला और इससे पहले कि सोजो एहतजाज करता, कमरा पिस्तौल के धमाके और सोजो के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। सोजो कुर्सी समेत उलटकर पीछे कालीन पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। मुझे शिकस्त की खबर देने आया था, बुज़दिल, नॉनसेंस, पीटर ने इंतहाई गुस्सीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, और पिस्तौल दोबारा दराज में रखकर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन प्रेस कर दिया। यस, जॉन स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। पीटर बोल रहा हूँ जॉन, मेरे दफ्तर में सुजो की लाश पड़ी है। जब मैं दफ्तर से उठ जाऊं तब अपने आदमी भेजकर इसे यहाँ से उठवाओ और बर की भट्टी में डाल दो। पीटर ने उसी तरह गुस्सेले लहजे में कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से जॉन ने जवाब दिया और पीटर ने क्रिडल दबाकर तेजी से एक और नंबर प्रेस कर दिया। यस, रॉल्फ अटेंडिंग। दूसरी तरफ से एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। पीटर बोल रहा हूँ रॉल्फ, मगरिबी और जुनूबी सेक्टर्स के चीफ्स को इमरजेंसी मीटिंग के लिए कॉल करो। मैं इसके लिए उन्हें पॉइंट नंबर 2 के मीटिंग हॉल तक पहुंचने के लिए 1 घंटा दे सकता हूं, पीटर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और दूसरी तरफ से कोई जवाब सुने बगैर उसने क्रिडल दबाया और एक और नंबर डायल करना शुरू कर दिया। रॉजर बोल रहा हूं। राब्ता कायम होते ही एक और आवाज सुनाई दी। रॉजर, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के एक ग्रुप ने, जिसमें एक स्विस औरत, 2 अक्रीमी हबशी और 8 पाकिस्तानी मर्द है, मॉर्गन कैप, और वहां मौजूद हर आदमी को उन्होंने हलाक कर दिया है। सोजो को वो जिंदा यहाँ इसलिए ले आए थे ताकि उसकी मदद से हेडक्वार्टर का खोज निकल सके, और यकीनन उन्होंने सोजो से हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल कर ली होंगी, और ये लोग किसी भी लम्हे हेडक्वार्टर पर हमला आवर हो सकते हैं। इसलिए तुम पूरे हेडक्वार्टर में फौरी तौर पर हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करो, और अगर ये लोग यहाँ हमला आवर हों तो उनमें से किसी एक को भी बचकर नहीं जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे ग्रुप को गोलियों से उड़ा दूंगा, पीटर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रिडल पर पटका और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, एमरले बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक सर्द सी आवाज सुनाई दी। एमरले, मैं पीटर बोल रहा हूँ, पीटर ने तहकुमाना लहजे में कहा। ओ बॉस। एमरले का लहजा इस बार बेहद मुअद्दबाना हो गया था। एमरले, 8 पाकिस्तानी मर्दों, 1 स्विस औरत और 2 अक्रीमी हबशी के हुलिये और कदो कामत टेप कर लो, पीटर ने उसे तहकुमाना लहजे में कहा। यस बॉस, 1 मिनट, दूसरी तरफ से कहा गया, और फिर रिसीवर पर खामोशी छा गई। फरमाइए बॉस, मैंने टेप से फोन मुंसलिक कर दिया है, एमरले ने कहा, और जवाब में पीटर ने सोजो से मालूम किए हुए हुलियों और कदो कामत की तफसीलात बतानी शुरू कर दी। यस बॉस, एमरले ने पूछा। ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का इंतहाई खतरनाक ग्रुप है। इसने तंजीम को बेपनाह और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। मॉर्गन जंगल में मौजूद मादाम सुजैन का कैंप और वहां मौजूद लेबोरेटरियां सब तबाह कर दी है। मादाम सुजैन और सब लोगों को इन्होंने हलाक कर दिया है, और अब ये ग्रुप यहाँ हेडक्वार्टर की तबाही के लिए आया है। इनके मुतालिक इत्तला यही मिली है कि ये ग्रुप ग्रीन टाउन की कोठी नंबर 12 में मुकीम है, और शहर के किसी ग्रुप से हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए असला हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम पूरे शहर में अपने मुसल्ला अफराद फैला दो। हेडक्वार्टर के गिर्द भी खुफिया तौर पर तुम्हारे आदमी मौजूद होने चाहिए। उस कोठी को भी चेक करो। गो मुझे उम्मीद नहीं है कि उस कोठी से सोजो के फरार होने के बाद ये लोग वहां मौजूद हों, फिर भी उसे चेक कर लो। तमाम मकामी तंजीमें जहां से ये लोग असला खरीद सकते हो, उनसे राब्ता कायम करो। तमाम होटलों, बारों, रेस्तरानों और गेम हाउसेस को चेक करो। मैं हर कीमत पर और फौरी तौर पर इन लोगों की मौत चाहता हूँ। जो मशकूक आदमी नजर आए उसे गोली से उड़ा दो। किसी पूछ-गुछ के चक्कर में मत पड़ना। इनको हलाक करने के लिए चाहे तुम्हें स्प्रिंग की सारी आबादी को हलाक क्यों न करना पड़े, मैं बाद में सब संभाल लूंगा, लेकिन मैं इन्हें ज्यादा देर तक सांस लेने की इजाजत नहीं दे सकता, समझ गए, पीटर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस बॉस, आप फिक्र न करें, मेरे ग्रुप की स्प्रिंग पर ग्रिप बेहद मजबूत है। ये लोग ज्यादा देर तक सांस न ले सकेंगे, एम्बरले ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, पीटर ने कहा, और रिसीवर रखकर वो उठा और तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार शहर की मसरूफ सड़कों से गुजरती हुई इंतहाई तेज रफ्तारी से पॉइंट 2 की तरफ उड़ी चली जा रही थी, जहां उसने तमाम सेक्शन के चीफ्स की हंगामी मीटिंग कॉल की थी। इसका मकसद उन लोगों को इस ग्रुप की मौजूदगी और मॉर्गन कैंप और लेबोरेटरियों की तबाही के बारे में आगाह करना था, क्योंकि उसे यकीन था
कि सोजो से इन लोगों ने न सिर्फ हेडक्वार्टर बल्कि सेक्शंस के बारे में भी मालूमात हासिल कर ली होंगी और उसे ख्याल था कि कहीं यहाँ हर तरफ से दबाव बढ़ने पर वो पहले हेडक्वार्टर पर हमला करने की बजाय किसी सेक्शन पर हमला करने के लिए ना निकल जाए। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक अलग थलग बनी हुई कॉलोनी में दाखिल होकर एक बड़ी कोठी के गेट पर पहुंचकर रुक गई। उसने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाया तो कोठी का फाटक खुद ब खुद अंदर की तरफ खुलता चला गया और पीटर कार अंदर ले गया। वसी वो अरीस कोठी के वसी वो अरीस लॉन में इस वक्त 2 छोटे मगर तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर खड़े थे और उन्हें देखकर ही वो समझ गया कि मगरबी ऑस्ट्रेलिया सेक्टर का चीफ रैमजे और जनूबी ऑस्ट्रेलिया सेक्टर का चीफ क्लार्क दोनों ही पहुंच चुके हैं। उसने कार पोर्च में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेजी से कदम बढ़ाता मखसूस मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ता गया। मीटिंग हॉल में रैमजे और क्लार्क दोनों मखसूस मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठे हुए थे। पीटर के अंदर दाखिल होते ही वो दोनों उठ खड़े हुए। पीटर तेज तेज कदम उठाता बैजवे मेज की तरफ बढ़ आया जहां रैमजे और क्लार्क खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। बैठो, पीटर ने खाली कुर्सी संभालते हुए कहा और वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। खैरियत बॉस, आप परेशान लग रहे हैं, रैमजे ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो, टेक्सास तंजीम का मॉर्गन सेक्टर और वहां मौजूद लेबोरेटरियां तबाह हो चुकी है। डॉक्टर फ्रैंक, मादाम सुजैन और वहां मौजूद हर शख्स हलाक हो चुका है, पीटर ने तेज तेज लहजे में बात करते हुए कहा और उन दोनों के चेहरों पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात फैलते चले गए। क्या क्या मतलब बॉस, ये आप क्या कह रहे हैं? क्लार्क ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ और ये सब किया धरा उस अली इमरान का है, पीटर ने कहा तो वो दोनों बेख्तियार चौंक पड़े और फिर पीटर ने सोजो से मिलने वाली तमाम मालूमात पूरी तफसील से उन्हें सुना दी। ओ वेरी बैड बॉस, आपको चाहिए था कि पूरी तंजीम को इस ग्रुप के पीछे लगा देते। मादाम सुजैन वहां अकेली होने की वजह से उनसे मार खा गई और ना ही आपको इसका इल्म हो सका और ना हमें, रैमजे ने होठ चबाते हुए कहा। सुनो रैमजे, पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन डॉक्टर फ्रैंक था और मैं सेकंड चेयरमैन था, लेकिन अब जबकि डॉक्टर फ्रैंक हलाक हो चुका है, मैं टेक्सास का चीफ होने के साथ साथ खुद ब खुद बोर्ड ऑफ गवर्नर का भी चेयरमैन बन गया हूँ। इसलिए इसे मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग समझना कि आइंदा मुझ पर किसी अंदाज में तनकीद करने की कोशिश तुम्हें दूसरा सांस ना लेने देगी, समझ गए? पीटर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। यस चीफ, रैमजे ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए कॉल किया है कि तुम्हें मॉर्गन सेक्टर के मुतालिक बताने के साथ साथ ये हिदायत भी दे सकूं कि तुमने अब अपने अपने सेक्टर्स में मुकम्मल तौर पर होशियार रहना है। हो सकता है ये ग्रुप यहाँ दबाव पड़ने से किसी सेक्टर को तबाह करने का मंसूबा पहले बना ले। हाँ, अगर ये यहाँ रहा तो इनका मौत के घाट उतरना बहरहाल यकीनी है, समझ गए? पीटर ने कहा। यस बॉस, रैमजे और क्लार्क दोनों ने बैक आवाज होकर कहा। मैं तुम्हें फोन पर या ट्रांसमीटर पर भी यह हिदायत दे सकता था, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि मॉर्गन सेक्टर की तबाही की तफसीलात यहाँ साउंड प्रूफ कमरे में ही दोहराई जाए, वरना ये बात किसी अंदाज में लीक आउट हो जाने से टेक्सास के सब कारकुनों में बेदिली और खौफ भी फैला सकती है। पीटर ने इस बार नर्म लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहे बॉस, अव्वल तो ये ग्रुप यहाँ आपके हाथों ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये हमारी तरफ आया तो किसी सूरत भी जिंदा न बच सकेगा। रैमजे और क्लार्क ने बारी बारी पीटर को यकीन दिलाते हुए कहा। इस ग्रुप के खात्मे के बाद मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा और अगर ये वहां पहुंचे तो तुमने उनका खात्मा करके मुझे रिपोर्ट देनी है। मैं तुम्हें उनके हुलिये और कदो-कामत की तफसीलात बता देता हूँ, पीटर ने कहा और फिर उसने सोजो से मालूम किए इमरान और उसके साथियों के हुलिये और कदो-कामत पूरी तफसील से बता दिए। यस बॉस, रैमजे और क्लार्क ने कहा और पीटर उठ खड़ा हुआ। ओके, अब तुम जा सकते हो, पीटर ने कहा और मुड़कर दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला और फिर हॉल से बाहर आ गया। उसके पीछे रैमजे और क्लार्क हॉल से बाहर आ गए, लेकिन उन दोनों के होंठ भींचे हुए और चेहरे सुते हुए नजर आ रहे थे। टैक्सी अल्फ्रेड कमर्शियल प्लाजा की शानदार इमारत की पार्किंग में जाकर रुकी तो इमरान, जूलिया और तनवीर के साथ टैक्सी से नीचे उतर आया। उसने ड्राइवर को किराया अदा किया और फिर उस तरफ को बढ़ गया जहां एक शानदार रेस्तोरां नजर आ रहा था। रेस्तोरां का फ्रंट शीशे का था और अंदर हल्की हल्की रोशनियों की वजह से मंजर खासा पुरअसरार सा नजर आ रहा था। चंद लम्हों बाद वो तीनों उस रेस्तोरां की एक अलहदा मेज संभाल चुके थे। रेस्तोरां में गैर मुल्कियों के साथ साथ एशियाई लोगों की भी कसीर तादाद मौजूद थी। यहाँ एशियाई काफी नजर आ रहे थे, जूलिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। बाहर तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा, ये ओरिएंटल होटल है, यहाँ एशियाई खाने और हलाल गिजा का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है, इमरान ने कहा और जूलिया और तनवीर दोनों ने इस्बात में सर हिला दिए। अब उन्हें यहाँ एशियाई अफराद की कसरत की वजह समझ में आ गई थी। उसी लम्हे वेटर मेनू उठाए उनके करीब पहुंच गया और इमरान ने मेनू पर निशानत लगाकर मेनू से वापस कर दिया। आज क्या बात है, तुम जरूरत से कुछ ज्यादा संजीदा नजर आ रहे हो,
जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने सुना है कि अगर वलीमे वाले दिन दूल्हा संजीदा नजर न आए तो लोग इत्मीनान से बगैर सलामी दिए खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारा दूल्हा हंसता ही रह जाता है। जबकि अगर दूल्हा संजीदा हो तो लोग पहले सलामी की रकम अदा करते हैं, फिर खाने की मेज की तरफ जाते हैं और जितनी संजीदगी ज्यादा हो उतने ही नोटों की मालियत बड़ी हो जाती है। और तुम्हें तो मालूम ही है कि आजकल किस कदर महंगाई है। संजीदगी के बगैर वलीमा खिलाने का मतलब तुम आसानी से समझ सकती हो, इसलिए मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। इमरान ने बड़े इत्मीनान से बात करते हुए कहा और जूलिया के चेहरे पर बेइख्तियार शर्माई हुई मुस्कुराहट रेंग गई, जबकि तनवीर हंस पड़ा। वाकई तुमने दुरुस्त सुना है और तुम्हारी माशी हालत के पेश नजर तुम्हें वाकई अभी से रिहर्सल कर लेनी चाहिए, तनवीर ने हंसते हुए कहा। तो जूलिया और इमरान दोनों ही हैरत से उसे देखने लगे। जाहिर है तनवीर का ये रद्द अमल उन दोनों के तस्वुर से कतई मुख्तलिफ था।